नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और आज उपस्थित हूं अज्ञेय जी की एक और कविता का भावार्थ लेकर, जिसका शीर्षक है हमारा देश। तो आइए कविता की पंक्तिशः व्याख्या करते हैं। कविता की व्याख्या को समझने से पहले यह आवश्यक है कि हम कविता के शीर्षक को भली भांति समझ लें। हमारा देश, कि यह देश हमारा है, किसी एक व्यक्ति का यह देश नहीं है। जितने भी निवासी इस भूखंड पर रहते हैं उन सब का यह साझा देश है। चाहे वह किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, या किसी भी राज्य का व्यक्ति हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति हो, सभी का इस देश पर समान हक है और सभी इस देश के समान रूप से उतने ही महत्वपूर्ण निवासी हैं। एक बात और हमें समझनी आवश्यक है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और अधिकतर जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं वे गांवों में ही निवास करते हैं। तो इस देश में ग्रामीण लोग, आदिवासी लोग, ये सभी महत्वपूर्ण हैं और इन सभी को देखकर ही हम भारत का अनुमान लगा सकते हैं। यदि किसी को भारत को समझना है, हिंदुस्तान को समझना है, तो इसके ग्रामवासियों और इसके आदिवासी जनजातियों को समझना अति आवश्यक है। हम केवल शहरों में रहने वाले नागरिकों को देखकर, उनके रहन सहन को देखकर भारत का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अपितु यदि किसी को भारत को जानना है तो वह इस देश के ग्रामीणों और आदिवासियों के रहन सहन को भी देखे। और इसीलिए कहा भी जाता है कि भारत गांवों में बसता है और इन्हीं गांवों की संस्कृति को, इसी ग्रामीण संस्कृति को मद्देनज़र रखते हुए अज्ञेय जी ने संभवतः यह कविता लिखी है। इन्हीं तृण फूस छप्पर से ढके ढुलमुल गंवारू, झोंपड़ों में ही हमारा देश बसता है। तृण यानी कि तिनका और फूस यानी कि जो भूसा होता है उसे फूस कहा गया है। छप्पर जो कि झोंपड़ी के ऊपर छत के लिए प्रयोग किया जाता है उसे छप्पर कहा जाता है। ढके ढुलमुल गंवारू, ढुलमुल यानी कि हिलते हुए, क्योंकि जो तिनकों से, घास से, इस प्रकार की चीज़ों से बनाई हुई झोंपड़ी होगी वह हवा के आने पर हिलती भी है, क्योंकि वह कोई पक्के मकान की तरह स्थिर नहीं होती है। और गंवारू, गंवारू अक्सर लोग मूर्ख के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन गंवारू शब्द का सही अर्थ मूर्ख नहीं होता है, अपितु गंवारू शब्द का अर्थ होता है तो गांव का या गांव के, जो भी गांव से संबंधित हो उसे गंवारू कहा जा सकता है। ये तो एक इस प्रकार का प्रचलन बन गया, इस प्रकार की परंपरा बन गई कि जो शहरों के लोग थे वे स्वयं को अधिक ज्ञानी समझते हैं और गांव के लोगों को उन्होंने मूर्ख समझा और इसलिए गंवारू धीरे धीरे मूर्ख के पर्याय के रूप में परिवर्तित होता गया और इसलिए ये परंपरा बन गई कि गंवारू का अर्थ लोग मूर्ख लगाते हैं, लेकिन वास्तव में गंवारू का अर्थ है गांव का। झोंपड़ों में ही हमारा देश बसता है। तो कहने का भावार्थ यह है कि जो तृण और फूस के बने हुए छप्पर से ढके हुए ये गांव के झोंपड़े हैं या गांव की झोपड़ी हैं या गांव के घर हैं, इन्हीं में हमारा देश बसता है। अर्थात यदि हमें सच्चे रूप में भारत को जानना है तो
हमें केवल शहरों की तरफ ही नहीं देखना चाहिए, अपितु भारत की सच्ची तस्वीर तो हमें गांवों में ही देखने को मिलती है। शहरों में हुए विकास या शहरों की संस्कृति के आधार पर हिंदुस्तान का मूल्यांकन हम नहीं कर सकते हैं, अपितु जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण संस्कृति है, गांवों का रहन सहन है, या गांवों में कितना विकास हुआ है, ग्रामीण लोगों का जीवन किस तरह से विकसित हुआ है, यह सब देखकर ही हम हिंदुस्तान की सच्ची तस्वीर को देख सकते हैं। इन्हीं के ढोल, मादल, बांसुरी के उमगते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। अब अज्ञेय जी इस पद्यांश के माध्यम से गांव के लोगों की उस विशेषता की तरफ संकेत कर रहे हैं जिसमें वे बड़े ही मग्न होकर, बड़े ही आनंद से अपने वाद्य यंत्रों को बजाते भी हैं और साथ ही गाते भी हैं। तो उसी संस्कृति की तरफ संकेत करते हुए अज्ञेय जी कहते हैं कि इन्हीं के ढोल वाद्य यंत्र का नाम है, मादल ये भी वाद्य यंत्र का नाम है, बांसुरी ये भी वाद्य यंत्र का नाम है, उमगते सुर में, उमगना यानी कि उत्पन्न होता हुआ, सुर, सुर जैसे हम जानते हैं कि संगीत में 7 सुर होते हैं, स रे ग म प ध नि, तो उसी को यहाँ पर सुर कहा गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि ध्वनि। तो इनके जो वाद्य यंत्र हैं उन्हीं से उत्पन्न होती हुई, निकलती हुई ध्वनि में ही हमारी साधना का रस बरसता है। साधना क्या होती है? किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया परिश्रम या कार्य, उसे हम साधना कहते हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति में या भारतीय दर्शन में मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य आनंद प्राप्ति को बताया गया है, और वह आनंद जिसमें व्यक्ति सब कुछ भूलकर केवल अपने आनंद में ही मग्न होता है, स्वयं में ही मग्न होता है। तो जब ये ग्रामीण लोग, ये आदिवासी लोग इन वाद्य यंत्रों के साथ हर्षोल्लास से गाते हैं, इन वाद्य यंत्रों को बजाते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं, उस आनंद के बारे में अज्ञेय जी यहाँ पर कहते हैं कि जो इनके वाद्य यंत्रों की ध्वनि है उसमें ही सच्ची साधना का आनंद प्राप्त होता है। अज्ञेय जी को लगता है कि यह जो जिस आनंद की बात हम करते हैं वह शायद ही कहीं और किसी मार्ग से, हमने जाना है कि वेदों में, पुराणों में उस आनंद प्राप्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं, लेकिन अज्ञेय जी को लगता है कि उस आनंद का सच्चा अनुभव इन लोगों के वाद्य यंत्रों की ध्वनि में कोई भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर हम रस का अर्थ आनंद लगाएंगे, तो इनके वाद्य यंत्रों की ध्वनि में साधना का सच्चा आनंद प्राप्त होता है। अगला पद्यांश देखते हैं। इन्हीं के मर्म को अनजान शहरों की ढकी लोलूप, विषैली वासना का सांप डसता है। तो मर्म अर्थात रहस्य, और मर्म उस स्थल को भी कहते हैं जो कि बहुत ही मुलायम हो। लोलूप का अर्थ है लालची, और विषैली विषयुक्त, वासना का सांप डसता है। तो यहाँ पर अज्ञेय जी इस पद्यांश में इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि बढ़ते हुए शहरीकरण ने, और जो शहरी लोगों का लालच है, या यूँ कह सकते हैं कि शहरी लोगों की संसाधनों का दोहन करने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के कारण ये जो गांव हैं इनकी संस्कृति और इनका आनंद धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। इन
आदिवासियों के, इन ग्रामीण लोगों के मर्म को, यानी कि इनकी कोमलता को, इनके आनंद को, जो शहरों के अंदर उत्पन्न हुई लालच और वासना है, उस लालच और वासना रूपी जो विषधर है, जो सर्प है, वह इन आदिवासियों और ग्रामीणों के आनंद और इनकी कोमलता को दिन प्रतिदिन डसता रहता है, अर्थात इनको समाप्त करता रहता है। इनकी कोमलता और इनके आनंद पर वह प्रतिदिन प्रहार करता रहता है। कहने का भाव यह है कि शहरों का लालच और वासना रूपी सर्प दिन प्रतिदिन इन ग्रामीणों और आदिवासियों के आनंद और इनके उल्लास को धीरे धीरे समाप्त करता जा रहा है। इन आदिवासियों और इन ग्रामीणों पर दिन प्रतिदिन संकट मंडराता जा रहा है। अगला पद्यांश देखते हैं। इन्हीं में लहरती अल्हड़ अयानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। अल्हड़ यानी कि जिसे किसी प्रकार की कोई फिक्र ना हो, जो बेपरवाह हो, उसे अल्हड़ कहा जाता है। और अयानी, ये शब्द का अर्थ समझने के लिए हम पहले इसका विपरीतार्थक शब्द देखते हैं, सयानी। सयानी जो कि शैशवावस्था से निकलकर उस अवस्था में कोई प्रवेश करे जिसमें ये कहा जाता है कि वह समझदार हो गया है या वह सांसारिकता सीख गया है। मुख्य रूप से तो हम इसका अर्थ ये लगा सकते हैं कि जो सांसारिकता सीख जाए, संसार के दांव पेच सीख जाए, उसे ही सयाना कहा जाता है। लेकिन जो इस सांसारिकता के दांव पेच से रहित हो और जो अभी शैशवावस्था में हो, अर्थात शिशु की तरह निश्चल हो, कपट रहित हो, उसे क्या कहा जा सकता है? अयानी। तो सयानी का विपरीतार्थक हुआ अयानी। तो हम यहाँ पर ग्रामीण और आदिवासी संस्कृति में इसका अर्थ ऐसे लगाएंगे कि जो ग्रामीण और आदिवासी संस्कृति है वह अभी भी छल कपट से रहित है, वह अभी भी शैशवावस्था में है, वह अभी भी सांसारिकता के या छल कपट के दांव पेच से रहित है। सभ्यता का भूत। देखिए, सभ्यता, हम एक बात हमेशा सुनते हैं कि फलां व्यक्ति सभ्य है, फलां व्यक्ति असभ्य है। तो हम ये तो अवश्य कहते हैं कि हम सब सभ्य हो गए हैं, सिविलाइज्ड हो गए हैं और हम धीरे धीरे संस्कृति की, सभ्यता की उच्चता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमने इतने सारे आविष्कार कर लिए हैं। लेकिन यदि आप गंभीरता से विचार करें तो क्या आप पाएंगे कि हम सभ्य हुए हैं या असभ्य हुए हैं? क्योंकि यदि हम दोनों विश्व युद्धों को देखते हैं और जो भी विश्व में राजनीति में हो या आर्थिक स्तर पर हो, किस प्रकार के छल कपट, शोषण, अन्याय और अत्याचार का कार्य होता रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यह नहीं लगता कि हम पहले से ज़्यादा सभ्य हो गए हैं, क्योंकि धीरे धीरे नैतिकता और मूल्यों का ह्रास तो होता ही जा रहा है। तो वो जिसे हमने सभ्यता का नाम दिया था, वह तो सभ्यता तो केवल भूत बनकर ही रह गई है, अर्थात वह केवल नाम के लिए है और दिखाने भर के लिए है। वास्तव में उसका अस्तित्व हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। तो जो तथाकथित सभ्यता है और इसका केवल भूत ही शेष रह गया है, जो केवल कहने के लिए ही शेष रह गई है कि हम सभ्य हो गए हैं, तो वो जो सभ्यता का भूत है वो इन लोगों की जो एक निश्चल और कपट रहित, शिशु के समान जो निश्चल है, जो निष्कपट है, वैसी जो संस्कृति है, जो सांसारिकता के दांव पेच से रहित है, जो कि इस प्रकार के शोषण, अन्याय और अत्याचार इन सब से रहित है, वैसी एक साफ सुथरी जो संस्कृति इन आदिवासियों और ग्रामीण लोगों की है, उस पर वो तथाकथित सभ्यता का भूत हमेशा ही
हंसता रहता है। अर्थात यह सिद्ध किया जाता है कि ये आदिवासी लोग और ये ग्रामीण लोग ये तो असभ्य हैं, अभी ये तो सभ्य हुए ही नहीं। जो शहरी संस्कृति है वह तो इस प्रकार का ही दावा करती है कि ग्रामीण लोग और आदिवासी लोग अभी भी असभ्य अवस्था में हैं, और शहरी लोग स्वयं को समझते हैं कि हम तो सभ्य हो गए हैं। लेकिन वास्तव में शहरों में भी सभ्यता का कहीं नामो निशान दिखाई नहीं देता, और इसीलिए अज्ञेय जी उसे सभ्यता का भूत कहते हैं कि वह जो तथाकथित सभ्यता का भूत है वह इन ग्रामों की, इन आदिवासियों की जो निष्कपट और निश्चल संस्कृति है उसको देखकर इसका उपहास करता है। अर्थात इसे हमेशा ही तुच्छ सिद्ध किया जाता है। लेकिन देखिए अज्ञेय जी ने जो ये पूरी कविता लिखी है, इस कविता में उन्होंने ये भी बताया है कि यदि हमें भारत की संस्कृति और सभ्यता के दर्शन करने हैं, उसको सच्चे अर्थों में समझना है, तो वह गांवों में ही हम देख सकते हैं, उन आदिवासियों की संस्कृति में ही देख सकते हैं। और यदि हमें सच्चे आनंद को प्राप्त करना है तो उनके जो गीत संगीत है, जो उनकी परंपराएं हैं, उनमें वो सच्चा आनंद भी हम उपलब्ध कर सकते हैं। तो लेकिन जो शहरी संस्कृति है, जो एक आधुनिक संस्कृति है, जो स्वयं को सभ्य कहती है लेकिन वास्तव में उसमें सभ्यता जैसी कोई बात नहीं है, वो उस ग्रामीण संस्कृति को असभ्य कहते हुए हमेशा ही उसका उपहास करती है। तो ये हमने अज्ञेय जी की इस कविता की व्याख्या की है। उम्मीद है कि आप सभी को यह समझ आई होगी, और यदि आपकी कुछ शंकाएं हैं, कुछ समस्याएं हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। धन्यवाद।